तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल जो मैंने कहानी सुनाई थी उस कहानी में अचानक से कोई यूट्यूब की टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी, जिस वजह से उस कहानी को मजबूरन प्राइवेट होना पड़ा। मैंने किया भी नहीं, अपने आप हुआ। प्राइवेट होने के बाद काफ़ी देर तक उसमें ढेर सारी पता नहीं क्या क्या ग्लिचेस आती रहीं, लिहाजा उस कहानी को मैंने डिलीट किया। एक दूसरी वीडियो मैंने अपलोड की जो लगभग 1 घंटे बाद हुई। तो कई लोग शिकायत कर रहे थे कि ऐसी कौन सी बात आन पड़ी थी कि वीडियो अचानक से प्राइवेट हुआ। तो मेरी गलती नहीं थी, यूट्यूब का कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है। खासकर जो क्राइम स्टोरीज़ या फिर मर्डर, रेप, ऐसी सेंसिटिव घटनाओं का जिक्र करते हैं तो यूट्यूब ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा एडल्ट में समझता है और उसे रोक देता है। कभी कभार उसे डिलीट भी कर देता है, कभी कभार प्राइवेट भी कर देता है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये तो रही एक बात। अब आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी है, ये कहानी इतनी हैरान करने वाली है, इतनी परेशान करने वाली है। इस कहानी को जब आप पूरा सुनेंगे तो अंत में जो कातिल होगा, जो अपराधी होगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसने जो किया क्या सही किया या फिर गलत किया। अगर इसने गलत किया तो फिर सही क्या हो सकता था। ये सारी चीज़ें आपको खुद सोचने पे आज मजबूर करेंगी और साथ ही इसका जवाब आपको देना भी होगा। आज की कहानी राजस्थान की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की है और इसी जयपुर में एक थाना लगता है, आमेर थाना। दरअसल 25 फरवरी रात 1:15 इसी आमेर थाने से एक हाईवे गया था दिल्ली की तरफ और इसी हाईवे पे 1:15 पे किसी इंसान की लाश मिलती है। लाश जब पुलिस वाले देखते हैं तो बॉडी को किसी वाहन से, चाहे वो ट्रक रहा हो चाहे वो पिकअप रहा हो, उससे कुचला गया था और देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो इस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी मौत हो गई है। अब पुलिस वाले जब लाश को देखते हैं तो शुरुआत में तो उन्हें लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पुलिस वालों की जो नज़र होती है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पारखी होती है। लाश को देखते हैं, उन्हें लगता है कि शायद दाल में कुछ काला है और इस इंसान का एक्सीडेंट ना होके शायद किसी ने मर्डर किया है और इसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। अब पुलिस वालों के पास कई दिक्कतें थी। सबसे पहले कितना बड़ा हाईवे है, ये आदमी कौन है, ये मरने वाला कहाँ से आया है। हो सकता है कोई मार के कहीं से लाके इसे फेंक दिया हो सकता है यहीं का लोकल हो। अब इन सारे सवालों के जवाब पुलिस वालों को ढूंढने थे। इसके बाद ही पुलिस वालों को जो कातिल होगा, जो मुजरिम होगा, उसे पकड़ना था। पुलिस वाले फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। मामला जो वहाँ के एडिशनल कमिश्नर हैं कैलाश चंद्र बिश्नोई, उनके तक जाता है। वो भी थोड़ा सा एक दिशा निर्देश देते हैं और कहते हैं कि इस हिसाब से काम करो तभी मामला सुलझेगा। बाकी अधिकारी भी उस हिसाब से काम करने पे जुटते हैं। और सबसे पहले मरने वाले का जो डिस्क्रिप्शन है, मरने वाला कैसा दिखता था, क्या कपड़ा पहना था, कैसी तस्वीर आएगी, ये सारी चीज़ें जगह जगह वायरल करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं। सारे थानों में चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो गायब हुआ है, अगर गायब हुआ है तो आके बॉडी क्लेम करे। सारी चीज़ें चेक करने के बाद पुलिस वालों की जो मेहनत है वो रंग लाती है और इस इंसान की पहचान कुंडा कुकस निवासी कमलेश अटल के रूप में होती है। मरने वाला कमलेश अटल 35 साल का था और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो कमलेश अटल है वो एक इलेक्ट्रीशियन है और 2-3 साल पहले किसी छत पे ये काम कर रहा था। काम करते करते इसका पैर फिसला, फिसलने के बाद ये गिरता है। गिरने के बाद इसकी जो लोअर बॉडी है यानी कमर से नीचे का हिस्सा वो पैरालाइज हो जाता है। अब एक आदमी जो पैरालाइज है वो आदमी हाईवे पे कैसे पहुंच गया, यानी अब ये मामला कहीं से भी एक्सीडेंट का तो नहीं है। पुलिस वाले इस कमलेश अटल के परिवार तक पहुंचते हैं। परिवार में इसका भाई मिलता है, इसकी माँ मिलती है। पत्नी पहले से ही मर चुकी थी, इसके कुछ बच्चे थे। जैसे तैसे करके उनको ढांढस बंधाते हुए बताते हैं कि आपके बेटे का शायद कत्ल हो गया है और लाश इस हाईवे पे मिली थी, हमने उसे CHS हॉस्पिटल भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम अभी हो जाएगा, आप आके बॉडी ले लीजिएगा। अब घर में जब ऐसी खबर पहुंची कि उनके परिवार के किसी सदस्य का मर्डर हो चुका है तो जाहिर सी बात है परिवार वालों की जो हालत होगी वो खराब हो जाएगी।
परिवार वाले रोने पीटने लगते हैं, पुलिस वालों को कार्रवाई भी करनी थी। अब परिवार वाले रो रहे हैं, पुलिस वालों को सवाल भी पूछने हैं। कोई ऐसा नहीं था जो जवाब देने की हालत में हो। पुलिस वाले जो मरने वाला कमलेश था उसके भाई को समझाते हैं, ढाढ़स बंधाते और कहते हैं कि देखिए, जिसको जाना था वो तो जा चुका है, लेकिन कम से कम मारने वाला कौन है, कातिल कौन है। अगर उसे पकड़ लिया जाए तो कम से कम गुनहगार को तो सज़ा मिल जाएगी। कमलेश अटल का जो भाई था इस बात को समझता है, पुलिस के साथ कोऑपरेट करता है और कहता है कि साहब ठीक है, आपको जो पूछना है, जो पूछताछ करनी है आप कीजिए, बस मेरे भाई का जो कातिल है उसे ढूंढ दीजिए। अब परिवार से कमलेश का जो भाई था वो कोऑपरेट कर रहा था, सारे सवालों के जवाब दे रहा था। इसीलिए जो पुलिस वाले थे सबसे पहले कमलेश अटल से पूछते हैं, उसके भाई से, कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी। अब इस पे उसका भाई कहता है कि साहब, जो आदमी 2 साल से बिस्तर पे पड़ा हो, जो आदमी चलने फिरने में भी उतना कंफर्टेबल ना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी कैसे पालेगा। अब इस पे पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे शक है। तब इस पे भी कमलेश अटल का जो भाई था वो कहता है कि साहब, हम इतने धनवान लोग नहीं हैं, ना ही इतने दबंग लोग हैं कि हमारी किसी से झगड़ा हो, हमारी किसी से दुश्मनी हो। अब किस पे शक जाहिर करे, सारे लोग तो अपने हैं। अब परिवार से भी कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो किसी पे शक जाहिर करे, आसपास के लोगों में भी कोई दुश्मनी का एंगल नहीं दिख रहा था। अब पुलिस वाले अलग अलग एंगल पे इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई ज़मीनी विवाद तो नहीं है। ये इसके चेक करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर पता करते हैं कि किसी से कोई पुरानी रंजिश रही हो जो शायद परिवार वालों को ना पता हो। इस एंगल से भी छानबीन के बाद कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जो पुलिस वाले थे हार मानने को तैयार नहीं थे। जब बाहर से कोई एंगल पुलिस वालों को नहीं मिल रहा था तो पुलिस वालों को लगता है कि क्यों ना जो परिवार के लोग हैं उनसे अलग अलग पूछताछ की जाए। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो माँ को उसने बताया हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो उसने अपने बच्चों को बताया हो। इसीलिए जो पुलिस वाले थे इस कमलेश अटल के परिवार से अलग अलग तरीके से पूछताछ करते हैं। कभी बच्चों से पूछते कि आपको कुछ पता है, कभी माँ से पूछते, कभी भाई से पूछते, कभी पड़ोसियों से पूछते, घर में कुछ किराएदार रह रहे थे उनसे भी पूछते। तो सारे लोग तो बड़ा ठीक ठाक जवाब दे रहे थे। लेकिन जो कमलेश अटल की माँ थी प्रेम देवी, वो कहीं ना कहीं जवाब देने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ छुपा रही है। अब पुलिस वाले इस बात को जब भांपते हैं कि जो कमलेश अटल की माँ है वो कुछ ऐसा जवाब दे रही है जिससे लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है, तो पुलिस वाले अब इस कमलेश अटल की माँ से सख्ती से और घुमा के जब पूछताछ करते हैं तो अंत में ये जो महिला थी, एक आदमी की जो माँ थी जो मर चुका था, कुछ ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद जो पुलिस वाले थे एक तरह से उनकी रूह कांप जाती है कि इस महिला ने जो कुछ किया क्या सही किया या गलत किया। दरअसल प्रेम देवी बताती है कि जिसका बेटा कमलेश है, कुछ साल पहले जब छत से गिरा और उसके निचले हिस्सा जो था पैरालाइज हुआ, तब से ये कहीं जाता नहीं था। कभी कभार एक फार्म हाउस से वहीं जाता था, बाकी पूरा दिन घर में रहता था। और घर में रहते रहते इसकी जो नज़र थी और इसकी जो लत थी दोनों गंदी हो जाती है। ये शराब का आदी हो जाता है, आए दिन शराब पीता और शराब पीते ही एक दरिंदा बन जाता। कभी अपनी बेटी से गलत काम करने की कोशिश करता, कभी अपनी बहन से गलत काम कोशिश करता, यहाँ तक कि इसने माँ को भी नहीं छोड़ा। अब अपनी बहन से छेड़खानी करता तो बड़ी थी भाग जाती, माँ भी समझदार थी वहाँ से हट जाती, लेकिन जो उसकी बेटी थी वो छोटी थी। उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। माँ के सामने वो कपड़े चेंज करती ही थी, तो पिता से भी उसे शर्माना सही नहीं लगा और उस नादान का इस पिता ने फ़ायदा उठाया। बाप अपनी बेटी का आए दिन रेप करता, उसके साथ गलत काम करता, हालांकि इस बात का ध्यान रखता कि घर में कोई और ना हो। लेकिन एक दिन अचानक से जब अपनी बेटी के साथ, अपनी सगी पुत्री के साथ गलत कर रहा था, तभी उसकी जो पत्नी है इस चीज़ को देख लेती है। अब एक माँ अपनी बेटी के साथ अपने पति को जब ऐसी हालत में देखती है तो देखने के बाद मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक बाप आज अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। अपने पति से लड़ती है, झगड़ती है, परिवार वालों को बताती है, लेकिन परिवार वाले, पति जब कोई सपोर्ट नहीं करता तो अंत में जब इसे कुछ भी समझ नहीं आता तो ये चुपचाप से आत्महत्या कर लेती है।
यानी जो कमलेश अटल था उसकी वजह से उसकी पत्नी सुसाइड कर चुकी थी। अब सबको लगा कि शायद पत्नी मर चुकी है, पत्नी सुसाइड कर चुकी है, इसका इसके दिमाग पे कुछ असर होगा, शायद ये घिनौनी हरकत ये छोड़ेगा। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। एक पत्नी थी जिसे ये थोड़ा सा लिहाज करता था, थोड़ा सा संकोचता था, लेकिन अब पत्नी के मरने के बाद इसे न किसी के डर था, न किसी का कोई लाज था। अब ये आए दिन कभी अपनी बेटी के साथ गलत काम करता, कभी बहन के साथ करने की कोशिश करता, शराब के नशे में कभी माँ का हाथ पकड़ के अपने पास खींचने की कोशिश करता। जो किराएदार थे कभी उनके बच्चे आसपास आ जाते तो उनको भी गलत तरीके से छूता, गलत तरीके से काम करने की कोशिश करता। मोहल्ले की कोई महिला अगर घर में आए तो उससे आपत्तिजनक तरीके से बात करता, हाथ पकड़ लेता, पास बैठाने की कोशिश करता। यानी कायदे से इसकी जो ये चरित्रहीनता वाली हरकत थी, इससे पूरा परिवार परेशान था, आसपास के सारे लोग परेशान थे। सब चाह रहे थे कि इस इंसान को कुछ ऐसा हो जाए जिससे पूरे मोहल्ले का पीछा छूट जाए। इसके बावजूद भी, इसके इतने घटिया काम के बावजूद, अंत में परिवार वाले सोचते हैं कि शायद इसका इलाज करवा दें। इलाज हो जाएगा, ये देश दुनिया देखेगा, बाहर निकलेगा तो शायद ये दरिंदगी बंद कर दे। बैंक से लोन लिया जाता है, लोन लेने के बाद इसका इलाज कराने की कोशिश की जाती है। थोड़ा सा जो इलाज है वो सफल होता है और ये थोड़ा बहुत उठने बैठने में सक्षम हो जाता है। दिल्ली रोड पे एक फार्म हाउस था, ये वहाँ जाता, जाने के बाद वहाँ ड्रिंक करता और ड्रिंक करके जैसे ही घर आता, घर आने के बाद ये फिर से हैवान बनता। और इस बार तो दिक्कत ये थी कि ये चल फिर भी सकता था। कभी माँ को पकड़ता, कभी बेटी को पकड़ता, कभी बहन को पकड़ता, कभी किराएदार के बच्चों को पकड़ता। अब आसपास के लोग, यहाँ तक कि परिवार वालों को जब लगता है कि अभी सुधरने वाला नहीं है, तो सबके दिमाग में फिर एक आइडिया आता है कि क्यों ना अब इसे रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी जो है खराब कर देगा। अब परिवार वालों में जो इसकी माँ प्रेम देवी थी, इसके जो चाचा वीरेंद्र थे, एक इंसान जो सुरेश रैगर था, किराएदार सन्नी थे, ज्ञान सिंह थे, ये सारे लोग मिल के बैठ के अब कत्ल का प्लान बनाते हैं। अब कत्ल भी करना था, कत्ल को ऐसा रूप देना था कि एक्सीडेंट हुआ हो और इस एक्सीडेंट से शायद कुछ पैसे मिल जाए तो और अच्छी बात है। लिहाजा अब सारा प्लान बनता है और प्लान बनने के साथ साथ एक डेट मुकर्रर की जाती है। प्लान बनता है कि जिस दिन ये फार्म हाउस जाएगा, इस दिन इसका कत्ल किया जाएगा। सारा प्लान सेट था और अब इंतज़ार था इसका फार्म हाउस पे जाने का। 25 फरवरी साल 2023 को वो दिन आ जाता है जब जो कमलेश अटल था ये उठता है, उठने के बाद फार्म हाउस पे चला जाता है। कमलेश अटल फार्म हाउस पे गया, पीछे पीछे जो दोनों किराएदार सन्नी और ज्ञान सिंह थे ये दोनों जाते हैं। जाने के बाद ये साथ ही शराब की बोतल लेके जाते हैं। अब एक शराबी जो शराब के पीछे इतना घिनौना काम कर रहा, उस आदमी के सामने जब शराब की बोतल पहुंची तो आदमी बहुत खुश हो जाता है। खुश होने के बाद फ़ौरन ही शराब पीने लगता है। एक बोतल ख़त्म होती तुरंत ही दूसरी बोतल मंगाई जाती, दूसरी ख़त्म होती तो तीसरी मंगाई जाती और इस इंसान को यानी कमलेश अटल को सुबह से लेकर शाम तक शराब पिलाई जाती है। कमलेश अटल शराब पीता है, शराब के नशे में एकदम धुत हो जाता है, उसे एकदम होश नहीं रहता। शाम का वक्त होता है। अब घर से माँ प्रेम देवी, वीरेंद्र, सुरेश रैगर की पिकअप में आते हैं। आने के बाद घर के अंदर जो प्रेम देवी और वीरेंद्र ये दोनों जाते हैं। बिस्तर पे जो कमलेश अटल था वो लेटा हुआ था, कायदे से नशे की हालत में बेहोश था। ये दोनों जाते हैं। जाने के बाद अंदर सनी और ज्ञान पहले से मौजूद थे। दरवाजे के पास सनी की जो पत्नी है रानी, जो शायद कभी इसकी हवस का शिकार होते होते बची थी, वो भी खड़ी थी। अब ये चारों लोग यानी कि उसकी माँ, उसका चाचा और दोनों किराएदार उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे थप्पड़ों से, लातों से, घूसों से मारते हुए उसका गला दबाने लगते हैं। साथ ही उसके किए एक चीज़ को उसे याद कराते हैं, तुमने इसको किया था, तुमने कैसे छेड़ा था। घंटों तक मारने, पीटने और गला दबाने के बाद अंत में उसकी जान ले लेते हैं। अब कत्ल हो चुका था, लेकिन लाश को ऐसे ठिकाने लगाना था कि ये जो मामला है नेचुरल डेथ का लगे या फिर एक्सीडेंटल डेथ का लगे और कहीं से भी मर्डर का ना लगे और इससे कुछ पैसे मिल जाएं तो शायद और अच्छी बात। अब इसी प्लान के तहत जो कमलेश अटल है उसे पिकअप पे लादा जाता है।
लादने के बाद दिल्ली रोड पे लेके चला जाता है। 12 बजे से ये लोग चलते हैं, चलते चलते लगभग 12:30 तक उस हाईवे पे चलते हैं। एक सुनसान जगह देखते हैं जहाँ पे गाड़ियों का आवागमन कम था। वहीं पे उस लाश को फेंकते हैं और फेंकने के बाद गाड़ी के आगे उस लाश को फेंकते हैं और फेंकने के बाद पिकअप से उस लाश को कुचलते हुए आगे निकल जाते हैं। पिकअप से लाश कुचली जा चुकी थी, यानी देखने में मामला एक्सीडेंट का लगने वाला था। इसके बाद सारे लोग गाड़ी में बैठते हैं और प्लान यही था कि कुछ नहीं तो कमलेश की बॉडी का एक्सीडेंट क्लेम करेंगे और इससे ना हुआ तो जो पिकअप है उसका एक्सीडेंट क्लेम करके पैसे ले लेंगे। अब इसके बाद ये सारे लोग घर आ जाते हैं। आने के बाद चुपचाप से सो जाते हैं और मानो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है और इन्हें लगा था कि ये लाश या तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो शायद घर तक पहुंचेगी नहीं, घर तक पहुंचेगी तो भी मामला एक्सीडेंट का लगेगा, यानी किसी भी एंगल से जो माँ है या फिर जो बाकी कत्ल में शामिल थे ये किसी भी एंगल से नहीं शामिल होंगे। अब माँ और बाकी लोग तो घर पे रुकते हैं, लेकिन जो किराएदार थे उन्हें डर था कि शायद फंस सकते हैं। इसीलिए ये किराएदार अगले ही दिन अपने अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं, घर को खाली कर देते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि जब मामला रफा दफा हो जाएगा और प्रेमा देवी फ़ोन करेगी तब लौट के आएंगे। अब ये बात जब उसकी माँ रोते हुए बता रही थी कि कैसे उसका बेटा दरिंदा हो चुका था, हर स्त्री को वो पत्नी बनाना चाह रहा था, हर स्त्री के साथ वो सोना चाह रहा था, ना ही उसे बेटी का लाज था, ना ही उसे बहन का मोह था, ना ही उसे माँ से कोई शर्म थी। वो सबके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था, नशा करने का तो जानवर हो चुका था। अब ये चीज़ सुनने के बाद जो पुलिस वाले थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि अब इस महिला को गिरफ्तार करें, कौन सी धारा लगाएं, क्योंकि अगर 302 लगाएंगे तो मर्डर तो आखिर मर्डर है, कानून में मर्डर के लिए सज़ा का जो प्रावधान है उसी हिसाब से इसे सज़ा मिलेगी। पुलिस वालों का भी मन नहीं हो रहा था कि इस महिला के ऊपर कोई आरोप लगाएं, लेकिन अंत में उन्होंने आरोप लगाया। बहरहाल कोर्ट से उम्मीद है कि इस महिला की साबिती को सुनने के बाद शायद थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इस मामले में दिखाया जाए, लेकिन फिर भी सज़ा तो होगी। बाकी सारे लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। अभी कल ही मामला खुला, कल ही मामला सुलझा। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे एक आदमी शराब पीने के बाद अपने परिवार के साथ ऐसा काम कर रहा था कि शायद उसके साथ कत्ल करना भी या फिर जो उसका कत्ल हुआ कहीं से गलत नहीं हुआ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब इस कहानी में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अपना प्यार दीजिएगा। तो फिलहाल अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।